दोस्तों आज एपिसोड 4 में हम बात करेंगे जैक द रिपर के थर्ड विक्टिम एलिजाबेथ गुस्ताव डूटर के बारे में। दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एलिजाबेथ का केस भी पिछले 2 केसेस की तरह काफ़ी सिमिलर है, इसलिए इस वीडियो में हम खाली पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों एलिजाबेथ 27 नवंबर 1843 टॉर्सलैंडा विलेज गोथेनबर्ग स्वीडन में पैदा हुई। एलिजाबेथ 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पे थी। एलिजाबेथ के पेरेंट्स गांव में खेती बाड़ी वगैरह किया करते थे और जब एलिजाबेथ थोड़ी बड़ी हो गई तो उसने अपनी खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी। 15 साल की उम्र में एलिजाबेथ कोई बेहतर जॉब ढूंढने के लिए गांव से शहर की तरफ निकल गई और वहां उसे एक घर में काम मिल गया। एलिजाबेथ ने काफ़ी अरसे यानी 2 फरवरी 1864 तक उसी घर में काम किया, लेकिन फिर अचानक एलिजाबेथ ने वहां से काम छोड़ दिया और किसी दूसरे इलाके में सेम काम करने लगी। दोस्तों फरवरी 1866 में एलिजाबेथ गोथेनबर्ग से लंदन इंग्लैंड शिफ्ट हो गई। एलिजाबेथ की स्वीडन से इंग्लैंड शिफ्ट होने की वजह किसी को भी नहीं पता, क्योंकि एलिजाबेथ ने लोगों को 2 अलग कहानियां सुनाई थी। एलिजाबेथ ने पहले कहा स्वीडन में डोमेस्टिक का काम करके पैसे कम मिलते थे और लंदन में काफ़ी वेल्थी फैमिलीज रहती हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। दूसरी तरफ एलिजाबेथ का कहना था कि मेरे काफ़ी रिलेटिव्स लंदन में रहते हैं, इसलिए मैं भी यहाँ आ गई। दोस्तों उस टाइम स्वीडन से लंदन आने में 65 कैरोना खर्च हुए थे, जो उस टाइम का काफ़ी बड़ा अमाउंट था, जिस पर एलिजाबेथ का कहना था 1864 में उसकी माँ की डेथ हुई थी तो उन्होंने विरासत में ये पैसे मुझे दिए थे। दोस्तों 7 मार्च 1869 में एलिजाबेथ की शादी जॉन थॉमस स्ट्राइड नामी शख्स के साथ सेंट गाइलिस चर्च में हुई। जॉन शिप्स कारपेंटर था और एलिजाबेथ से 22 साल बड़ा भी था। 1869 से 1874 तक एलिजाबेथ और उसके हस्बैंड ईस्ट इंडिया डॉक में रहते थे। वो एक कॉफ़ी शॉप चलाते थे और जॉन साथ साथ कारपेंटर का काम भी करता था कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए। और दोस्तों टाइम यूं ही निकलता रहा और अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ मार्च 1877 में जॉन और एलिजाबेथ की डिवोर्स हो जाती है। लेकिन उस ज़माने में चीज़ें नोट डाउन होती थी, हर एक्टिविटी को लिखा जाता था। उस ज़माने की मर्दमशुमारी के रिकॉर्ड के हिसाब से 1881 में दोनों फिर से मिले और साथ रहने लगे, लेकिन 1881 के एंड में दोनों की परमानेंट सेपरेशन हो गई। उसी साल के एंड में दिसंबर 1881 में एलिजाबेथ व्हाइट चैपल वर्कहाउस हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गई। उसे चेस्ट इन्फेक्शन की बीमारी थी। 4 जनवरी 1882 में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर एलिजाबेथ व्हाइट चैपल के लॉज में रहने लगी। 2 साल बाद एलिजाबेथ को पता चला कि 24 अक्टूबर 1884 में उसके हस्बैंड की टीबी की बीमारी की वजह से डेथ हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं 30 सितंबर 1888 की रात 12:30 बजे पुलिस कांस्टेबल विलियम स्मिथ ने एलिजाबेथ को किसी आदमी के साथ इंटरनेशनल वर्किंग मेंस क्लब के पास खड़ा देखा। उस आदमी के हाथ में कोई पैकेज वगैरह था, लेकिन पुलिस कांस्टेबल को उसमें कुछ मशकूक नहीं लगा, तो पुलिस कांस्टेबल अपने आगे पीछे के एरिया में निकल गया। उसी रात 12:35 से 12:45 के दरमियान डॉक वर्कर जेम्स ब्राउन ने एक औरत को बर्नर स्ट्रीट के कॉर्नर पर एक दीवार के साथ खड़ा देखा। जेम्स को लगता था ये औरत एलिजाबेथ है और वो औरत किसी आदमी के साथ बात कर रही थी। कुछ ही मिनट में जेम्स ने उस औरत की आवाज सुनी, वो जोर जोर से चिल्लाई नो नो। दोस्तों उसी रात 30 सितंबर 1888 को 1 बजे एलिजाबेथ की बॉडी डटफाइल यार्ड पर लुइस नामी सेल्समैन को नजर आई। दोस्तों लुइस एजुकेशनल क्लब से वापसी आ रहा था अपनी साइकिल पर अपने घोड़े के साथ। जिस जगह एलिजाबेथ की बॉडी थी वहां काफी अंधेरा था, लुइस को दिखा नहीं, लेकिन लुइस का घोड़ा खुद साइड में हो गया। तब लुइस ने नीचे गौर से देखा तो उसे लगा कि कोई चीज पड़ी है, जिस पर लुइस ने माचिस जलाकर रोशनी में देखा तो उसे एक बॉडी दिखी। वो फौरन सब छोड़कर कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन गया और दोस्तों जब पुलिस आई तो उसने देखा कि एलिजाबेथ की बॉडी से ब्लड निकल रहा था, हाथ ठंडे पड़े हुए थे, लेकिन बाकी बॉडी का हिस्सा गर्म था। उससे ये अंदाजा हुआ लुइस के पहुंचने से कुछ मिनट पहले ही एलिजाबेथ को मारा गया था। पुलिस के पूछने पर एजुकेशनल क्लब के मेंबर जो रात 12:30 से लेकर 12:50 के दरमियान बाहर निकले थे, उन्होंने भी पुलिस को बताया कि हमने कुछ नहीं देखा। दोस्तों पुलिस की तरफ से पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर
डॉक्टर जॉर्ज बैक्स्टर फिलिप्स को बुलाया गया। ये वही डॉक्टर हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इन्होंने एनी चैपमैन का पोस्टमार्टम भी किया था। डॉक्टर फिलिप्स की रिपोर्ट के मुताबिक एलिजाबेथ के गले को 6 इंच और गहरा कट दिया गया था और बाकी बॉडी के हिस्सों पर 2 इंच डीप कट लगाए गए थे और कट काफी वाज़ेह थे, जिसे देखकर लगता था कि किसी ब्लेड से कट दिए गए हैं और बॉडी पर सुर्ख स्पॉट पड़ने शुरू हो गए थे। पोस्टमार्टम में एक अजीब चीज सामने आई कि एलिजाबेथ के नीचे के दांत टूटे हुए थे, जिसे देखकर लगता था कि कोई भारी चीज का इस्तेमाल किया होगा उन्हें तोड़ने के लिए। दोस्तों, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने एजुकेशनल क्लब के हर बंदे से बात की, जिस पर इजराइल शेवर्स नामी शख्स सामने आया। उसने पुलिस को बताया, मैंने एलिजाबेथ पर हमला होते हुए देखा था। उसने हमलावर का हुलिया इस तरह बताया कि उसका कद 5 फीट 5 इंच, डार्क ब्लैक हेयर, लाइट ब्राउन मूछें। वो एलिजाबेथ को खींच रहा था जमीन पर गिराने के लिए। इसराइल ने बताया एलिजाबेथ का कातिल जोर से एक वर्ड चिल्लाया, लिप्स की। अब इसराइल का ये कहना था कि मुझे ये नहीं पता कि उसने ये वर्ड किसके लिए चिल्लाया। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया 30 सितंबर की रात जेम्स ब्राउन ने एक औरत को देखा और उसे लगा वो एलिजाबेथ है, लेकिन उस रात 2 मर्डर हुए थे, एक एलिजाबेथ का और दूसरा कैथरीन इडोविस का, आधे घंटे के डिफरेंस और थोड़े डिस्टेंस पर। जैसे मैंने आपको बताया जैक द रिपर के 5 कंफर्म केसेस थे, जिन्हें कैनोनिकल 5 के नाम से जाना जाता है। ये कैथरीन इडोविस भी उसी में से एक है, लेकिन इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। जेम्स ने जिस औरत को देखा ये कंफर्म नहीं वो कौन थी। इसराइल और जेम्स के स्टेटमेंट भी अलग अलग थे। एक फैनी मोर्टाइमर नामी औरत ने बताया जिस टाइम एलिजाबेथ का मर्डर हुआ वो एजुकेशनल क्लब के बराबर में थी, लेकिन उसने ना किसी को देखा और ना कोई आवाज सुनी। लेकिन दोस्तों, फैनी ने फिर एक शख्स का हुलिया बताया और बोला कि मैंने उसे देखा था वहां से गुजरते हुए। पुलिस ने पता किया तो वो बंदा लियोन गोल्डस्टीन था, क्लब का मेंबर, लेकिन उसका एलिजाबेथ के केस से कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, यहाँ एक शख्स है जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन से बाहर था। इसके लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। 1885 में एलिजाबेथ की मौत से 3 साल पहले, जब एलिजाबेथ व्हाइट चावल लॉज में रहा करती थी, लोगों का कहना था एक शख्स माइकल किडनी जो डॉग में लेबर की जॉब करता था, एलिजाबेथ उसके साथ रहा करती थी। और दोस्तों, आसपास के लोगों का कहना था कि दोनों रिलेशन में भी थे, लेकिन कभी कभार उनकी लड़ाई भी होती थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो दोनों फिर साथ हो जाते थे। अप्रैल 1887 में एलिजाबेथ ने एक कंप्लेन फाइल करी कि माइकल ने मुझ पर जानलेवा हमला किया है, लेकिन एलिजाबेथ के पास कोई प्रूफ ना होने की वजह से कोर्ट ने माइकल के हक में फैसला सुनाया। दोस्तों, माइकल ने पुलिस को ये बात बताई कि कभी पैसे ना होने की वजह से एलिजाबेथ प्रोस्टिट्यूशन और ड्रिंकिंग वगैरह भी किया करती थी। इस बात पर पुलिस ने अपना रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला एलिजाबेथ पहले 8 बार अरेस्ट हो चुकी थी। दोस्तों, फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आए तो 1 अक्टूबर को माइकल को एलिजाबेथ की डेथ का पता चला। वो ड्रंक था और पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस वालों से बदतमीजी की, जिस पर पुलिस ने उसका और एलिजाबेथ का पुराना रिकॉर्ड देखते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन थोड़े टाइम बाद कोई सबूत ना होने की वजह से उसे भी छोड़ना पड़ गया। दोस्तों, इन द एंड बात करें तो 5 दिन तक एलिजाबेथ के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चली। हर तरह से हर बंदे से पूछताछ की गई, जितने प्रूफ पुलिस को उस टाइम पर मिले उन सब पर इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन कुछ ना मिलने की वजह से कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया। सैटरडे 6 अक्टूबर 1888 ईस्ट लंदन सेमेट्री में एलिजाबेथ स्ट्राइड को दफना दिया गया। दोस्तों, ये थी एलिजाबेथ स्ट्राइड की कहानी। ये मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट करके बताई है, काफ़ी पॉइंट मिस करें क्योंकि ज़्यादातर केसेस काफ़ी सिमिलर थे, तो इसलिए वीडियो बोरिंग ना हो इसलिए मैंने डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश की है। और दोस्तों, फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी केस के ऊपर कुछ जानना चाहते हैं, किसी भी वीडियो के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हम मिलते हैं जैक द रिपर कैनोनिकल 5 के 4th केस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।